बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 का पार्ट 3 आपको पढ़ाया जा रहा है। तो पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कहाँ तक, बैटरियाँ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, केवल बैटरियाँ क्या होती हैं, सेल क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे, किसका अध्ययन करेंगे? तो आज हम अध्ययन करेंगे इसमें ईंधन सेल और संक्षारण का। ठीक है, दो ही टॉपिक है। तो आज हम केवल ईंधन सेल क्या होता है और संक्षारण क्या होता है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर अगला एक पार्ट 4 भी होगा आपका, जिसमें कुछ समीकरण बचे हुए हैं, नष्ट समीकरण, इस तरह से कुछ विद्युत रासायनिक श्रेणी कुछ बची हुई है, वो आपको करवाया जाएगा। और फिर न्यूमेरिकल भी, शायद पार्ट 5 बन जाए इसमें, या पार्ट 4 ही में एंड हो जाए। तो चलिए पहले पार्ट 3 हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए पार्ट 3 को देखते हैं, ईंधन सेल पर चलते हैं। ईंधन सभी लोग जानते हैं क्या होता है ईंधन। तो ऐसी युक्ति जो ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, उसे हम लोग बोलते हैं ईंधन सेल। ईंधन से विद्युत ऊर्जा इसलिए उत्पन्न हो जाती है क्योंकि जहां ईंधन के दहन में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ठीक है, क्योंकि ईंधन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न क्यों हो जाती है, ये पूछा गया। तो ईंधन से विद्युत ऊर्जा इसलिए उत्पन्न हो जाती है क्योंकि यहाँ ईंधन के दहन में क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो आगे देखिए, ईंधन सेल के बारे में पढ़ते हैं। आगे देखिए, एक प्रोटॉन विनिमय झिल्ली ईंधन सेल। ठीक है, एक प्रोटॉन विनिमय झिल्ली ईंधन सेल में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मुख्य ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। अगर यहाँ ईंधन सेल में बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को मुख्य ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। और जब इसमें अभिक्रिया पूर्ण होती है तो सेल में उत्पाद के रूप में जल, उष्मा और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, जब इन दोनों को ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, अभिक्रिया जब पूर्ण होती है तो इस सेल उत्पाद में हमें क्या क्या मिलता है, जल मिलता है, उष्मा प्राप्त हो जाती है और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये है ईंधन सेल की क्रिया। ठीक है, अब देख लीजिए इसकी क्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस को उच्च दाब पर छिद्र युक्त इलेक्ट्रोडों के द्वारा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित किया जाता है। इस सेल में अभिक्रिया निम्न होती है। तो पहले एनोड पर अभिक्रिया देख लीजिए। एनोड पर अब जब अभिक्रिया होती है तो 2H2O प्लस 4OH बन जाता है 4H2O 4E निगेटिव। कैथोड पर यहीं पे जब क्रिया होती है तो कैथोड पर क्रिया होती है तो ऑक्सीजन की होती है O2 प्लस 2H2O प्लस 4E, तो बन क्या जाता है 4OH। ठीक है, अगर इसकी पूर्ण अपक्रिया की बात करते हैं तो इसकी जो पूर्ण अपक्रिया होती है वो इस तरह से होती है 2H2 प्लस O2 बराबर क्या बन जाता है 2H2O, जल की बूंदे बन जाती हैं। चलिए अब इस फिगर की हम बात कर लेते हैं। ये जो फिगर बना है इसकी बात कर लेते हैं। फिगर है हमारा, चलिए ऐसे देख लीजिए, ये है फिगर। अब जरा देखिए, यहाँ पे जो होता है ये हाइड्रोजन फ्रॉम टैंक, ये हमारा ये टैंक है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ नीचे ये इलेक्ट्रिक करंट सर्किट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब करंट दिया जा रहा है यहाँ से। ठीक है, और ये जो यहाँ से जाने की व्यवस्था होती है, हाइड्रोजन के जाने की व्यवस्था होती है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो होती है ऊपर देखिए, ये जो ऊपर बना हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन की आने की व्यवस्था होती है। यहाँ पे जो प्रोटॉन एक्सचेंज मेंबर होते हैं, ठीक है, जो अभी आपको बताया गया ऊपर प्रोटॉन के लिए, ये क्या ये उत्प्रेरक होता है। यहाँ पे उत्प्रेरक जो ये बगल में लगे हैं ये उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम, तो देख लीजिए हाइड्रोजन यहाँ से जाता है और यहाँ से जो ऑक्सीजन आती है, तो यहाँ पे दोनों की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे अभिक्रिया होती है 2H2 प्लस O2, तो क्या बनता है, तो बन जाता है हमारा 2H2O, जो इसकी पूर्ण अभिक्रिया होती है, जो आपको पीछे बताई गई है। ठीक है, उसी का ये फिगर है। आप लोग इस फिगर को बना लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से जाती है, यहाँ से जो हमारा ये ऑक्सीजन आती है और दोनों के बीच अभिक्रिया होती है, तो बनता है हमारा जल 2H2O। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है जरा देख लेते हैं। तो देखिए, इस सेल का अंतिम लक्ष्य विद्युत धारा प्राप्त करना ही है। इस सेल का जो ईंधन सेल का जो अंतिम लक्ष्य
लक्ष्य होता है वो विद्युत धारा प्राप्त करना होता है, जिसके द्वारा बाह्य स्रोतों को चलाया जाता है, जैसे इनके द्वारा मोटर आदि को चलाया जा सकता है। ठीक है, मोटर आदि चलाने के लिए इस ईंधन सेल का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस फिगर का प्रयोग कर लीजिएगा और यहाँ से इसको लिख लीजिएगा कि इस सेल का जो अंतिम लक्ष्य होता है विद्युत धारा प्राप्त करना ही है, जिसके द्वारा बाह्य स्रोतों को चलाया जाता है, जिसके जैसे इनके द्वारा मोटर आदि को चलाया जा सकता है। तो ये थी ईंधन सेल के बारे में बात। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे, चलिए अभी ईंधन सेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैटर और है ईंधन सेल के बारे में, उसे पढ़ लेते हैं। देखिए एक सेल द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा का मान कम होता है, लेकिन अनेकों ईंधन सेलों को आपस में जोड़कर कई किलोवाट की शक्ति की आपूर्ति की जा सकती है। अर्थात आवश्यकता के अनुसार कई सेलों को जोड़कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब कई सेलों को हम ईंधन सेल को जोड़ देंगे तो उससे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब जरा इनके उदाहरण की बात करते हैं। तो देख लीजिए जो उदाहरण क्या लिखा हुआ है, उदाहरण हमारा लिखा हुआ है अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में। ठीक है, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ईंधन सेलों का ही उपयोग किया गया था। जब वो अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम हुआ था तो वहां पे विद्युत ऊर्जा की जरूरत थी और वहां पे विद्युत ऊर्जा की जो आपूर्ति की गई थी तो ईंधन सेलों के माध्यम से ही की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ लेते हैं संचारण क्या होता है। तो देखिए भाई, संचारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो संचारण को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, कोरिजन। ठीक है, कुछ कोरिजन भी बोलते हैं, कोरोजन जो भी आपको बोलना हो तो कोरोजन। अब यहाँ पे संचारण की बात करते हैं। संचारण होता क्या है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। संचारण क्या होता है? संचारण सभी को पता होता है, जंग लगना ही संचारण कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी भी धातु का धीरे धीरे क्षय होना। ठीक है, किसी भी धातु का धीरे धीरे क्षय होना संचारण कहलाता है। अगर हम शॉर्ट में इसकी डिफिनीशन की बात करें तो कि किसी भी धातु का धीरे धीरे क्षय होना संचारण कहलाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी डिफिनीशन दी गई, जरा उसे पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे बात की गई कि जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है। ठीक है, जब धातुओं का संपर्क, जैसे कॉपर हो गई, लोहा हो गया, ठीक है, इस तरह से जो भी धातुएं हैं जिसमें जंग लगती है, चांदी हो गई, इस तरह से, तो जब धातुओं का संपर्क वायु तथा नमी से होता है तो उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे ऑक्साइड कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं। इसे संचारण कहते हैं। अब इनके देखिए, अब डिफिनीशन इसमें दूसरी तरह से दी हुई है। क्या दी है हमने, तो अभी इसकी शॉर्ट रूप में डिफिनीशन बताई कि धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संचारण कहलाता है। ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें क्या दी हुई है कि जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है तो उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं और इसे संचारण कहते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण की बात करें तो लोहे पर जंग लगना। ठीक है, संचारण का पहला उदाहरण। दूसरा क्या होता है, चांदी का काला पड़ना, ये भी किसका उदाहरण है, संचारण का उदाहरण। तीसरा क्या है, कॉपर व पीतल की सतह पर हरे रंग की परत का बनना, तो ये भी किसका उदाहरण है, संचारण का। तो ये संचारण है और ये इसका उदाहरण हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसकी क्रियाविधि के बारे में। तो लोहे पर जो जंग लगने की जो क्रियाविधि होती है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या होती है, तो लोहे पर जंग लगने की जो क्रियाविधि होती है उससे बात कर लेते हैं। तो देखिए लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि,
तो लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि को विद्युत रासायनिक सिद्धांत से समझाया जाता है। जब लोहे का संपर्क वायु व नमी से होता है तो उसकी सतह पर विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि को विद्युत रासायनिक सिद्धांत से समझाया जाता है और जब लोहे का संपर्क वायु व नमी से होता है तो उसकी सतह पर विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाता है। इस सेल में अशुद्ध लोहा एनोड की तरह, जो अशुद्ध लोहा है वो किसका काम करता है, एनोड का काम करता है, और जो शुद्ध लोहा है वो काम करता है कैथोड का। तथा जल की बूंद जो होती है वो किसका काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जल की बूंद इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, जल किसे काट दिए गए, बीच का जो ना लिखा हुआ है, जल की बूंद जो होती है वो विद्युत अपघट्ट की तरह काम करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें जो अभिक्रिया होती है लोहे की जो जंग लगने की वो किस प्रकार से होती है, तो क्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। सेल में जो निम्न क्रियाएं होती हैं लोहे में जंग जब लगती है, तो देखिए एनोड पर जो क्रिया होती है 2Fe, तो ये बन जाता है 2Fe 2 पॉजिटिव प्लस 4E निगेटिव। कैथोड पर जब क्रिया होती है तो बनता क्या है, 4H पॉजिटिव प्लस 4E निगेटिव प्लस O2, ये तीनों मिलकर बना लेते हैं क्या, जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर कुल अभिक्रिया के बारे में बात करें, मतलब पूर्ण अभिक्रिया के बारे में बात करें, तो इसकी जो कुल अभिक्रिया होती है वो होती है 2Fe प्लस 4H पॉजिटिव प्लस O2, तो क्या बन जाता है 2Fe 2 पॉजिटिव और प्लस 2H2O। ठीक है, इस तरह से ये होती है। और आगे देख लेते हैं, तो आगे क्रिया क्या होती है, देख ले आगे क्रिया क्या होती है। आगे क्रिया होती है 2Fe 2 पॉजिटिव जो यहाँ से बना और 2H2 ये बना, इसमें हाफ ऑक्सीजन के लिए लिया गया। ठीक है, तो हाफ ऑक्सीजन लिया गया, तो यहाँ पे ले लिया गया, तो क्या क्रिया हुई, क्रिया होके बना हमारा FeO3 प्लस 4H निगेटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे फिर से इसकी क्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा क्या, Fe2O3। यहाँ पे क्या बना, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, 2 नहीं लगा शायद है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है। Fe2O3, ठीक है, तो Fe2O3 यहाँ पे ले लिया गया है और ये O3 ये से यहाँ पे ले लिया गया, और यहाँ पे जल के कुछ पॉइंट लिए, मतलब जल उपस्थित है यहाँ पे, तो यहाँ x लिया, मतलब कुछ भी अनुमान लीजिए, जल के कुछ बिंदु हैं इसमें। ठीक है, तो ये बन जाता है इस तरह से Fe2O3.XH2O, इसे ही बोलते हैं जंग लगना। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, जंग लगना। अगर जंग लगना का सूत्र आपको पूछा जाए कि जंग का सूत्र बताइए, तो ये होता है जंग का सूत्र। ठीक है, Fe2O3.XH2O। ठीक है, तो यहीं से जो होती है आज की क्लास हमारी वो फिनिश होती है। ठीक है, आज की जो क्लास है, अच्छा अभी थोड़ा सा और है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक अभी आपका और बचा है, संक्षारण की रोकथाम के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज क्लास थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो गई है, पर कोर्स पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे संक्षारण की रोकथाम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिए इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। ठीक है, कैसे रोकनी चाहिए हमें, संक्षारण रोका कैसे जा सकता है, उसके उपाय यहाँ पे बताए गए हैं। देखिए सबसे पहला उपाय है कि धातुएं जो होनी चाहिए उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, मतलब जो धातुएं होनी चाहिए वो शुद्ध होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं तो धातुएं क्या होनी चाहिए, धातुओं की जो सतह है वो चिकनी होनी चाहिए, धातुओं की जो सतह है वो कैसी होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए। तीसरी अगर यहाँ पे बात करते हैं तो धातुओं की सतह पर तेल, ग्रीस, ठीक है, पेंट पर लेप करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर चौथे पॉइंट की बात करें कि धातुएं लोहे की सतह पर अधिक सक्रिय धातु जिंक का लेप करना, तथा जिंक अधिक सक्रिय होता है और जिंक ज्यादा सक्रिय होने के कारण यह स्वयं वायु और नमी से क्रिया करता रहता है तथा लोहे को जंग से बचाता है। मतलब यहाँ पे जिंक का जो लेप है वो लोहे के नीचे कर देना चाहिए।
लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक अपना बलिदान कर देता है और इसे बलिदानी सुरक्षा कहा जाता है। लोहे पर जिंक का लेप करना गैल्वनीकरण भी कहलाता है। अगर यहाँ पे गैल्वनीकरण की आपको डिफिनेशन पूछ ली जाए तो आप बोल सकते हो कि लोहे पर जिंक का लेप करना गैल्वनीकरण कहलाता है। ठीक है, और 5 नंबर की यहाँ पे बात कर लेते हैं। 5 नंबर क्या है कि भूमिगत लोहे के पाइप का संपर्क अधिक सक्रिय धातु मैग्नीशियम से करने पर लोहे में जंग नहीं लगती। ठीक है, अगर भूमिगत जो लोहे के पाइप होते हैं उनका अगर हम संपर्क मैग्नीशियम से कर दें, अधिक सक्रिय धातु जो है मैग्नीशियम से कर दें, तो उसमें लोहे में कभी भी जंग नहीं लगती। तो ये जो संक्षारण के रोकथाम के 5 उपाय बताए गए हैं, इनको लिख लेना और लर्न कर लेना। ठीक है, पूरा जो जितना भी कोर्स आपको करवाया जा रहा है वो सभी को तैयार करते जाना है साथ में। ठीक है, तो इसे नोट भी कर लीजिएगा। अगली क्लास में पार्ट 3 में आपको इसी का जो प्रूफ है वो करवाया जाएगा और क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल करवाएंगे वो करवाया जाएगा। ठीक है।